हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने बाल विकास का इंट्रोडक्शन कंप्लीटली पढ़ लिया है, साथ ही हमने बाल विकास की डेफिनेशंस भी समझ ली हैं, जिसमें से बर्ग, क्रो एंड जेम्स ब्रेवर की डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से समझी है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही हमने एक नया टॉपिक भी स्टार्ट किया था, जो कि है विकास के सिद्धांत। उसमें से हमने कई सिद्धांत पढ़ लिए हैं और कुछ सिद्धांत हमारे पेंडिंग है। जो हमने पढ़े हैं उन्हें 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। पहला ही सिद्धांत हमने पढ़ा था सतत व निरंतरता का सिद्धांत। सतत और निरंतरता का अर्थ होता है लगातार, जो लगातार चलता रहे। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो गर्भ अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अंगों में गति की भिन्नता का सिद्धांत, कि जो अंग है उनमें गति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे सिर का विकास पहले, उसके बाद धड़ का और उसके बाद पैर का विकास होता रहता है। ठीक है, तो ये बात हमने क्लियर कर ली थी। नेक्स्ट हमने देखा था कि अवस्थाओं में भी गति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे शैशव अवस्था में विकास बहुत जल्द होता है, जबकि बाल्य अवस्था में विकास में कमी पाई जाती है, और किशोर अवस्था में विकास फिर से तीव्र हो जाता है। इसी के साथ हमने नेक्स्ट पढ़ा था विकास की दिशा का सिद्धांत, कि पहले विकास सिर का, फिर धड़ का और फिर पैर का होता है, जिसे मस्काधोमुखी हमने शब्द कहा था। और ये भी कहा था कि इस शब्द पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये शब्द भी अपने आप में किसी क्वेश्चन का जवाब है। आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था समान प्रतिमान का सिद्धांत, की समान रूप से विकास होता है मनुष्य जाति को। अगर हम नोट करें तो मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही प्रकार से होगा। कैसे? सिर से पैर की। और एक नेक्स्ट हमने पढ़ा था एकीकरण का सिद्धांत, कि विकास जो है वो एकीकरण दर्शाता है। कहने का अर्थ है कि पहले पूरा संपूर्ण अंग काम करता है, और उसके बाद कौन काम करता है? अंग के भाग, और दोनों में समन्वय स्थापित होते हुए फिर पूरा जो शरीर का हिस्सा है वो काम करने लगता है। इसके बाद हमने पढ़ा था परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि जितनी भी अवस्थाएं हैं या जितने भी पक्ष हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। और यही वो सिद्धांत थे जिन्हें मैंने आपसे कहा था कि आप ध्यान से पढ़िए, इनके शब्दों पर आपको ध्यान देना है, और ये जो सिद्धांत होंगे उनसे आपको कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब तक हमने कई सिद्धांत पढ़ लिए हैं। अब हम बचे हुए सिद्धांत को आज कंप्लीट करेंगे और एक नए टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने जितने सिद्धांत बच गए हैं उन्हें पढ़ना। तो पहला सिद्धांत आज हमारा रहेगा वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, कि जो वर्तुलाकार प्रगति होती है विकास में वो पाई जाती है। तो वर्तुलाकार क्या होती है? कि ये जो विकास होता है वो रेखीय नहीं होता है, ये एक दिशा में चलने वाला नहीं होता है, ये चारों दिशाओं में चलने वाला होता है। कहने का अर्थ है कि अगर आप अपने आप के बारे में सोचें कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा, अब मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे रेखीय क्रम में आगे की ओर ही बढ़ना है, पीछे मैं क्या करता जा रहा हूँ इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या होगा? कुछ दिनों में आपको आगे आगे का तो याद रहेगा और पीछे पीछे का आप भूलते चले जाएंगे। तो क्या वो आपके विकास में उपयोगी हो रहा है? आप एग्जाम में उसका उपयोग ले सकते हैं? नहीं। तो आपको सभी चीजों को समाहित करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, तभी आप जो है वो एग्जाम क्लियर कर सकोगे। उसी से आपका क्या होगा? आगे की ओर विकास होगा। तो विकास भी कुछ इसी प्रकार का है कि वो चारों दिशाओं में जो उसने पहले अनुभव कर लिया है उसे भी वो साथ लेकर चलता है। कि आपने जो बाल्यावस्था में अनुभव किया वैसा ही कुछ किशोर अवस्था में भी आपने अनुभव किया होगा। सभी को आपने क्या कर रखा है? आज तक अपने अंदर समाहित कर रखा है, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर आप अपने उन्हीं के आधार पर आज आप अपने आप को परिपक्व कर रहे हो और हर फील्ड में आगे बढ़ा रहे हो। तो हमें भी कुछ इसी प्रकार का यहाँ विकास देखने को मिलता है। कि विकास का एक और इम्पोर्टेंट गुण है वर्तुलाकार होना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखो इन पॉइंट्स पर पूछे जाते हैं। मस्काधोमुखी, ये आपको नाम याद होना चाहिए कि सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देगी। इसी प्रकार वर्तुलाकार होना, वहां पे लिखा होगा रेखीय है, ये है, वो है, आपको वर्तुलाकार पे टिक करना है कि ये चहुमुखी विकास पर डिपेंड होता है। ये अनुभव जो पुराने हो चुके हैं उन्हें भी साथ लेकर चलता है। ऐसा नहीं कि बस अब नया सीखा और इसी से मेरा काम चल जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट?
नेक्स्ट देखिए सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कि पहले जैसे एक छोटे बालक की हम बात करें तो वो क्या बोलेगा, हर किसी महिला को देखकर वो ये बोल सकता है कि ये मेरी मम्मा है, क्योंकि उसे एक महिला के रूप में उसकी माँ को ही समझ में अब तक पाया है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो अपनी माँ को ही क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। सभी महिलाओं से उसके जो भी रिश्ते हैं वो उनसे उन्हें पुकारेगा। क्लियर? तो वो क्या कर रहा है, पहले एक सामान्य बात थी, सभी को माँ बोल रहा था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, उसे समझ आ गई है, तो वो अपनी माता को ही माता बोलता है। क्लियर? इसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तो वो स्वर ध्वनियां करता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, शिशु अवस्था में होते हैं, तो वो पहले व्यंजन बोलते हैं या स्वर बोलते हैं? तो आपको ये बोलना है कि वो स्वर बोलते हैं। और ये एक जनरल सी बात है, आपने भी नोटिस की होगी कि बच्चे स्टार्टिंग में ऐसे ही ध्वनियाँ निकालते रहते हैं। उसके बाद वो जब इस तरीके से स्वर का बोलते रहते हैं, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, जैसे पा, माँ। ठीक है, तो इन शब्दों के बारे में बोलते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरा शब्द बोलते हैं, जैसे पापा, मम्मा, दादा, ऐसे शब्द वो बोलते हैं। तो एक सामान्य क्रिया से वो किस ओर बढ़ रहे हैं, विशिष्ट क्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए लाइन वही रहेगी, इसी पर विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया था यही पूछ ले कि जब बच्चा पापा का पा बोल रहा हो और बाद में जाकर उसे पापा बोल रहा हो, तो ये किस प्रकार का विकास है। तो वहां पे नीचे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर विशिष्ट विशिष्ट की ओर, या सामान्य से सामान्य की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये आप पे डिपेंड रहेगा कि आपको सही बात याद है या नहीं। तो ये बातें कब याद होगी, जब आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन पर विचार करेंगे। सबसे अधिक जरूरी है विचार करना, कि जो भी बिंदु आए उन पर आप विचार कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का नियम। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वंशानुक्रम मतलब जो आज तक उस बालक का वंश चलता आ रहा है, उसे माता पिता से, अपने पूर्वजों से जो भी गुण मिलते आ रहे हैं, वो तो क्या है, उसका वंशानुक्रम। साथ ही वो जिस वातावरण में अभी है वो क्या है, उसका वातावरण। कि हमें जो ज्ञान मिलता है वो अपने माता पिता पूर्वजों से भी मिलता है और अपने जो चारों तरफ का वातावरण है उससे भी मिलता है। जो विकास भी होगा वो भी इन दोनों पर ही निर्भर करेगा, कि जितना अधिक हमारा विकास होता है वो इन दोनों का ही सम्मिलित रूप होता है। यहाँ पर एक लाइन यहाँ बन जाती है कि जो विकास है, विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणित रूप होता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। यहाँ पर कई बार प्लस का निशान लगा देते हैं या फिर माइनस का लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन हमें एकदम करेक्ट बात को क्लिक करना होता है कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणन होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इन्हें हम डीपली भी पढ़ेंगे, अभी आप इतना ज्यादा मत सोचिए। ये दोनों ही पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट आने ही वाले हैं, तो इन पर भी हम पूर्ण चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये कहता है कि जो प्रत्येक बालक होता है उसका विकास अपने आप में स्पेसिफिक होता है, कि सभी बालकों का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मेरा विकास अलग प्रकार से हुआ है, आपका विकास अलग प्रकार से हुआ है, किसी और बालक का किसी अलग प्रकार से हुआ है, लेकिन बालक का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। जिस प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, वैसे ही अधिगम और परिपक्वता भी इसे प्रभावित करते हैं। जैसे अधिगम जो है वो मानसिक क्रिया से रिलेटेड है, परिपक्वता जो है वो शारीरिक क्रियाओं से रिलेटेड है। परिपक्वता जो होती है वो 20 से 25 साल तक कंप्लीट हो जाती है, जबकि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, सीखना कभी भी रुकता नहीं है। जिसका सीखना रुक गया उसकी जीवन की जो गति है वो भी रुक जाती है। तो हर व्यक्ति को अपने हर एक चरण में सीखते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ है। इस प्रकार से ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं
होती है। तो यहाँ पर ये लाइन कही गई है कि जितनी भी अवस्थाएं आएंगी, शेषवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, साथ ही प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्थाओं में जो हमारा विकास है वो भिन्न भिन्न प्रकार का रहेगा और साथ ही इसमें सुख शांति एक जैसी नहीं रहेगी क्योंकि शेषवावस्था में हम माता पिता पे डिपेंड है, बाल्यावस्था में माता पिता पे डिपेंड है और बहुत खुश है, हमें नहीं पता कि क्या दुनियादारी है या फिर हमें कितना कमाना है या फिर क्या हमारी आगे की टेंशन होने वाली है, हम बेफिक्र जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद किशोर अवस्था आते ही हमें बहुत सारी टेंशन आ जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और प्रौढ़ अवस्था में आते आते हमने हमारी लाइफ में क्या जिया और क्या नहीं जिया, इस हिसाब किताब में ही एक बड़ी टेंशन हो जाती है। तो हर एक पड़ाव पर सुख शांति का जो लेवल है वो अलग अलग रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की जो अवस्थाएं हैं जैसे शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी में अपने अपने खतरे हैं कि जो शिशु है उसके अलग ही प्रकार की खतरे हैं। किशोर हो गया है तो अब उसमें किस तरीके के मन के भाव चल रहे हैं, वो किस दिशा में जाना चाहता है, हर एक बात को लेकर के खतरे उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी वो सिद्धांत थे जिनसे आपको कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाल विकास अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, ये आपको हर एक पॉइंट पे मदद करेगा। जितना भी आगे आने वाला सिलेबस है ना उसमें भी ये आपकी मदद करने वाला है। और एक बात ध्यान रखिए, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूजफुल है ही, ये आपकी डेली लाइफ में भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर नया समझाएगा, आपको आपके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा कि आपको नए सलीके से सोचना चाहिए, बड़ों को किस प्रकार से आपको साथ लेकर चलना है, बच्चों को किस तरीके से आपको व्यवहार देना है, आपको हर एक बिंदु पर ये मैच्योर बनाता है। तो हर जब भी आप किसी का ज्ञान प्राप्त करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें दूर की सोचा करो कि वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं उपयोगी होगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है, मैं मन लगा के अपने टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। और स्टूडेंट्स, ये जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, प्लीज इन्हें रेगुलर क्लास का क्लास में तैयार करें और उस दिन का तो उस दिन जरूर तैयार कर लें। हम संडे को स्पेशल रखेंगे, जो भी हमने अब तक पढ़ा होगा वो हम उस दिन क्वेश्चन के साथ रिवाइज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको उस दिन दिया करूंगी। तो स्टूडेंट, मेरे से जितना अच्छा हो पाएगा मैं आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। प्लीज आप भी सहयोग करें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखें। बहुत टाइम है अभी एग्जाम आने में, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम बिल्कुल लूज हो जाएं, ये तो चल ही रहा है, आप अपना एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहें। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका रहने वाला है विकास और अभिवृद्धि। ये नाम आपने सुने हैं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तुलनात्मक रूप से चलेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है विकास और अभिवृद्धि। हमारा जो ये सिलेबस है इसमें एक क्वेश्चन डाला गया है कि विकास और अभिवृद्धि में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशंस लिखी हैं। पहली डेफिनेशन है फ्रैंक की, जो कि अभिवृद्धि के लिए है, और नेक्स्ट डेफिनेशन है हरलोक की, जो कि विकास के लिए है। आप इन दोनों को समझिए, साथ ही ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। जिसमें से हरलोक की डेफिनेशन पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहने वाली है। यहाँ पर हम इन दोनों को क्लियर करेंगे, साथ ही विकास और अभिवृद्धि को भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैंक को, जिन्होंने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। मैंने आपको ये बताया था कि जब युग्मक और युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। जब युग्मनज बन जाता है उसके बाद उसी से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार से हुआ? हमने देखा कि युग्मक जो कि एक सेल था, फिर दूसरे युग्मक से मिला जो भी एक सेल था, और उससे एक नई सेल का निर्माण हुआ। अब ये जो सेल बनी है, युग्मनज जो बना है, इसी का ही क्या होगा? गुणात्मक
एक अंग का निर्माण होता जाएगा, वो अंग और बड़ा होगा, उससे शरीर का निर्माण होता जाएगा। तो कोशिकाएं क्या करती हैं, गुणित रूप से बढ़ती रहती है। तो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि, क्लियर हो गई। युग्मनज में जब गुणात्मक वृद्धि होगी तो शरीर का निर्माण होगा, और उसी को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर वृद्धि कहा जा रहा है। पहले वो शिशु बना, बालक बना, और फिर वही किशोर बन रहा है। तो यही क्या है, कोशिकीय गुणात्मक अभिवृद्धि। तो अब देखते हैं हम एक और डेफिनेशन हरलोक की, जो कि विकास के लिए दी गई है। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रकट करता है। कि जो विकास है वो व्यक्ति में क्या प्रकट करता है, नवीन विशेषताएं और योग्यताएं। कि जब जब विकास होता जाएगा, इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता जाएगा, नई विशेषताएं उसमें आती जाएंगी, नई योग्यताएं उसमें आती जाएंगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कई बार तो ये जो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं हैं, ये एज इट इज लिखा हुआ मिल जाता है कि ये किसमें भी है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो हरलोक हैं, इन्होंने 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हैं, वो कौन से हैं। तो पहला ही परिवर्तन आता है आकार में परिवर्तन, दूसरा आता है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप होना, और चौथा है नए चिन्हों का उदय होना। इन्हें भी हम समझ लेते हैं। देखिए, आकार में परिवर्तन, विकास हो रहा है तो आकार में परिवर्तन होगा। शिशु अवस्था में भार कम होता है, ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होती है, मोटाई भी ज्यादा नहीं होती है। तो जैसे जैसे आप बाल्यावस्था की ओर जाएंगे, किशोर अवस्था की ओर जाएंगे, तो आकार भी बढ़ेगा, भार में भी परिवर्तन आएगा, ऊंचाई में भी परिवर्तन आएगा, शरीर की हष्ट पुष्टता में भी परिवर्तन आएगा। तो ये क्या है, आकार में परिवर्तन। इसे आप मानसिक स्तर पे भी समझ सकते हैं। जैसे पहले कम शब्द आते थे, उसके बाद आपको बाल्यावस्था में पूरे शब्द आने लगेंगे, किशोर अवस्था में आप बहुत अधिक चिंतन करने लगेंगे, ऐसी बहुत सी क्रियाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आकार में परिवर्तन देखा जाता है। साथ ही अनुपात में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो उसका जो सर होता है वो उसके धड़ के मुकाबले क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब कह सकते हैं हम कि जो उसका सर है वो उसके शरीर का 1/4 होता है। लेकिन जैसे ही हम एक किशोर की कल्पना करें तो जो उसका सर है उसके शरीर के मुकाबले क्या है, छोटा है। वो कितना छोटा माना जा सकता है कि जो उसका सर, जो किशोर है उसका जो सर होगा वो उसके संपूर्ण शरीर का 1/7 होगा। तो दोनों में फर्क हो गया। तो इसी प्रकार से क्या होता है, अनुपात में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है पुराने चिन्हों का लोप होना। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ये आप सभी के साथ होता है कि हम जब बचपन में होते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं जो वक्त के साथ गिर जाते हैं, तो वो पुराने चिन्हों का क्या हो गया है, लोप हो गया है। ये भी आप ही क्लियर करेंगे। नए चिन्हों का उदय होना, जैसे ही पुराने दांत गिरते हैं उनके स्थान पर क्या आ जाते हैं, नए दांत आ जाते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, अपने आप में आपके अपने अनुभव किए हुए एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार हरलोक की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये आपको समझनी होगी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है यहाँ से कि जो वृद्धि है वो हमें किशोर अवस्था तक ही देखने को मिल रही है, लेकिन जो विकास है वो तो जीवन पर्यंत चल रहा है। ये तो हर एक बिंदु को समाहित करता जा रहा है, और इसी को अब हम क्या करने वाले हैं, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने वाले हैं। अब हम देखेंगे अभिवृद्धि और विकास में तुलनात्मक अध्ययन। इससे आपके कई डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये जो पॉइंट्स होंगे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे अभिवृद्धि को हमने इस प्रकार से लिखा है और विकास को इस तरफ लिखा है। अब देखिए, अभिवृद्धि के लिए कहा जा रहा है कि ये मात्रात्मक होती है, जबकि विकास के लिए कहा जा रहा है कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक होती है। इस पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, विकास है मात्रात्मक गुणात्मक, मात्रात्मक ओनली फॉर गुणात्मक, या फिर दोनों ही नहीं है, कोई अदर ऑप्शंस डाल दिए जाए। तो आपको डायरेक्ट बताना है कि ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही स्वरूपों में होता है। क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अभिवृद्धि किशोर अवस्था तक होती है, और ये कहाँ तक हो रहा है, जीवन पर्यंत। इसे समझिए, अभिवृद्धि मतलब आपकी हेल्थ हाइट बढ़ना कब तक होता है, किशोर अवस्था तक, उसके बाद थोड़ी ना होता है। तो मध्य किशोर अवस्था तक आप में वृद्धि पाई जाती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, अभिवृद्धि कह रहे हैं।
अब जो विकास होता है वो तो आपकी सोच, समझ, आपके अनुभव बढ़ा रहा है और वो क्या है मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। आपके जो जीवन जितना चलेगा उतना ही आपको अनुभव होते रहेंगे, वही क्या है आपका विकास है। तो इस लाइन को भी आप समझ गए होंगे। साथ ही ये कह रहा है कि अभिवृद्धि शारीरिक है, ऑब्वियसली शारीरिक है। किशोर अवस्था तक ही तो आपका विकास हो रहा है कि सॉरी किशोर अवस्था तक ही तो आपकी वृद्धि हो रही है, वो एक शारीरिक पक्ष का ही तो विकास हुआ कि आपका शरीर बढ़ रहा है। तो अब इसे क्या कह रहे हैं, शारीरिक वृद्धि। संकुचित अर्थ, एक ही अर्थ निकल रहा है, बहुत छोटा सा अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। कौन कौन से पक्ष बताए थे मैंने आपको, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये वो पक्ष हैं जो आपको याद रखने हैं। इन चारों पक्षों पर आपको बहुत से क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे कि जो विकास होता है वो चार पक्षों पे डिपेंड करता है। चारों का क्रम आपको याद रखना है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। इस पर मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगी संडे को, वो आप देख लीजिएगा कैसे आपको समझना है इन्हें। तो ये सभी पक्ष में परिवर्तन होगा। तो चार पक्ष जिसमें सम्मिलित हो तो वो कैसा है, अपने आप में व्यापक है, जिससे पूरा विकास आ रहा है आपका, पूरा ओवरऑल आपका विकास जिसमें सम्मिलित हो गया तो वो व्यापक ही तो हो गया। तो यहाँ पर तो क्या था इसका संकुचित अर्थ और यहाँ पर क्या है इसका व्यापक। तो विकास क्या है, व्यापक। कैसा है, मात्रात्मक और गुणात्मक। कहाँ तक चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है। जबकि शारीरिक है किशोर अवस्था तक ही रुक जाता है। मात्रात्मक है, मापन का विषय है, ऑब्वियसली माप सकते हैं आप कहाँ तक वृद्धि हुई है आपकी। ये क्या है, मूल्यांकन का विषय है, किसे आप क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो कि हाँ इसने ये अनुभव दिखाया है, इसका मतलब इसमें विकास हो रहा है। इसने ये चीज सीखी है, मतलब इसमें विकास हो रहा है। ये इतना बढ़ा है, मतलब इसमें विकास हो रहा है। आप सिर्फ उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसे माप नहीं सकते। नेक्स्ट आता है रचनात्मक परिवर्तन, कि किशोर तक पहुंचना मतलब आप में बहुत सारे अच्छी चेंजेस हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हो, आप में एडल्टनेस आ रही है, आप बहुत सारे परिवर्तन अपने अंदर देख रहे हो, आप में सौंदर्य का भाव आ रहा है, आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हो। लेकिन जब विकास होता है तो उसमें रचनात्मकता के साथ साथ विनाश का भी होता है, कि किशोर अवस्था के बाद क्या है, हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं, हमें विनाशता आती जाती है कि हाँ बुढ़ापा आया है तो अब हमारा जीवन का अंत भी होगा, तो वहां पर क्या है, विनाश भी सम्मिलित है। तो विकास में रचनात्मकता विनाशात्मकता दोनों ही पाई जाती है। ये रेखीय है, ऑब्वियसली रेखीय है कि आप बच्चे से जवान हो सकते हो, जवान से वापस बच्चे थोड़ी ना बन सकते हो। तो ये एक रेखा में होने वाला होता है। जबकि जो विकास है वो वर्तुलाकार है, मैंने पहले भी बोला था इंपॉर्टेंट शब्द है वर्तुलाकार है। इसमें चारों ओर का अनुभव समाहित होता है कि कुछ बातें आपने बाल्यावस्था में सीखी हैं, कुछ बातें किशोर अवस्था में सीखी हैं, वो आपकी बाद में भी काम में आ रही है। तो इस प्रकार से ये कैसा है, वर्तुलाकार है। नेक्स्ट आता है ये प्रत्यक्ष है, कि जो हमारी अभिवृद्धि है वो कैसी होती है, प्रत्यक्ष होती है, हमें दिखाई दे रही है कि इसका विकास सॉरी अभिवृद्धि है वो हमें दिखाई दे रही है कि इस प्रकार से अभिवृद्धि हो रही है। जबकि ये अप्रत्यक्ष है, ये केवल अनुभव करते हैं कि लगातार विकास हो रहा है, लेकिन हम उसे अनुभव करेंगे तो ही वो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये अच्छे से बोल पा रहा है, इसने मतलब इसमें बोलने की कला विकसित हो रही है। ये अच्छे से चल पा रहा है, इसमें चलने की अच्छी कला विकसित हो रही है। अब इसने ये एक नई चीज सीखी है, इसका मतलब इसने कुछ और अपना अंदर चेंजेस किए हैं। तो विकास जब होता है तो उसे अनुभव ही किया जा सकता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। नेक्स्ट आता है ये एकीकृत नहीं है और ये एकीकृत है। इसमें ओनली फॉर अभिवृद्धि ही आती है। यहाँ पर जो विकास होता है उसमें अभिवृद्धि भी आ जाती है और विकास भी सम्मिलित हो जाता है, दोनों का ही समावेश इसमें पाया जाता है। स्टूडेंट्स इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और ये जो शब्द हैं मैंने पहले भी बोला था आपको इन पे फोकस करना है। अब तक कितने शब्द आ गए हैं, बाल विकास आया था, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस में कुछ शब्द आए, उसके बाद हमने विकास के सिद्धांत में कई शब्द देखे, और अब हम अभिवृद्धि और विकास लाए हैं, उसमें भी हमें कई शब्द मिले हैं। इन शब्दों पे फोकस कीजिए, आप बहुत से क्वेश्चंस का जवाब इजी वे में देंगे और ये आपको संडे को पता चल जाएगा। आप बस
जो पढ़ा रही हूँ उसे साथ के साथ पढ़िए और अच्छा फील कीजिए। ये नहीं कि मेरे ही क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। आप देखना बाल विकास कंप्लीट होने के बाद बाल विकास जिस किसी ने भी पढ़ाया हो, उसने आपको टेस्ट सीरीज दी हो, आप उसे सॉल्व करके देखिएगा, आप बहुत अच्छे जवाब दे पाएंगे अब तक के। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार रेगुलर क्लासेस में बने रहिए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी क्लासेस दी जाएंगी। ऑल द